मित्रों चलिए बैठ जाइए। पंचायती राज की बुलेट एक्सप्रेस है। जी हाँ, पंचायती राज का बुलेट एक्सप्रेस रिवीजन क्लास है ये। डिटेल में तो आप पढ़ ही रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि डिटेल में पढ़ते पढ़ते पीछे का भूलते जाएं, इसलिए बीच बीच में ये रिवीजन बुलेट रिवीजन में लाता रहता हूँ। पंचायती राज का क्विक शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन कर लेते हैं। मित्रों पंचायत शब्द आया कहाँ से? पंचायत से आया। जी हाँ, पंचायत शब्द वेदों में मिलता है, वेदों में मिलता है, इसलिए पंचायत को तत्सम कहते हैं, तत्सम भी कहते हैं। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से आते हैं, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से आते हैं। पंचायत ही बन गया पंचायत, पंचायत ही बन गया पंचायत, ये तद्भव हो गया, तद्भव हो गया। तत्सम और तद्भव की पूरी कहानी हिंदी क्लास में पढ़ाया हूँ, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगी। तो मित्रों वैदिक काल में जो गाँव का मुखिया होता था, ग्राम प्रमुख होता था, उसे ग्रामीणी या ग्रामीण कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामीणी या ग्रामीण कहते थे। फिर से बोलिए, ग्रामीणी या ग्रामीण कहते थे। इसके अलावा वैदिक काल में विदत सभा समिति और गण भी मिलते हैं। विदत सभा समिति और गण भी होता था, विदत सभा समिति और गण भी होता था। मित्रों मेरे साथ बोलिए, ग्रामीणी के अलावा कौन होता था? विदत सभा समिति और गण होते थे। कौन होते थे? विदत सभा समिति और गण होते थे। मित्रों वैदिक काल के बाद थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ मौर्य काल, गुप्त काल में भी, लेकिन सबसे बढ़िया चोला काल में उदाहरण देखने को मिलता है। मित्रों हाँ, चोला काल में पंचायत का विधिवत उदाहरण देखने को मिलता है। और उर सभा वरियम नाटुर नगर तार नगरम, ये सब जो है असेंबली के नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है उर्वरियम, उर्वरियम, उर्वरियम। मित्रों उर्वरियम, उर्वरियम, उर्वरियम। मित्रों उर्वरियम, उर्वरियम, उर्वरियम। जी हाँ, चोला काल में उर्वरियम जो है पंचायत की संरचना होती थी, पंचायत की संरचना होती थी। इसके अलावा बहुत सारे अधिकारी भी होते थे, जिसका नाम है पेरुनंदरम, सेरुनंदरन, पेरुनंदरम, सेरुनंदरम, मुवेद वेलन हरियार, मुवेद वेलन हरियार, पेरुमक्कल। मित्रों मध्यकाल में जो स्थानीय प्रशासन है, जी हाँ, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको जमींदार और जागीरदार देखा करते थे। कौन देखा करते थे? जमींदार और जागीरदार। जी हाँ, ये वो काल था जब अरब आ गए थे। जी हाँ, अरबों का आक्रमण शुरू हो गया था भारतवर्ष में, और अरब आने के बाद पंचायत की व्यवस्था थोड़ा ध्वस्त हो गई थी। जी हाँ, जमींदार और जागीरदार समाज में पूरा कंट्रोल किए हुए थे लोकल प्रशासन में। फिर आया ब्रिटिश काल। जी हाँ, ब्रिटिश काल में लॉर्ड मेयो के पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लाते हैं 1793 में लाते हैं स्थायी बंदोबस्त। एक तरह से थोड़ा बहुत विकेंद्रीकरण लाते हैं, लेकिन बहुत सफल नहीं हो पाते हैं विकेंद्रीकरण में। लेकिन लॉर्ड मेयो फिर प्रयास करते हैं। लॉर्ड मेयो 1872 में विधिवत प्रयास करते हैं। टैक्सेशन, हेल्थ और एजुकेशन, 3 विषय लेते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य और कर। शिक्षा, स्वास्थ्य और कर, टैक्सेशन, हेल्थ, एजुकेशन। 1872 में लॉर्ड मेयो 1872 शिक्षा, स्वास्थ्य कर, लॉर्ड मेयो 1872 में प्रयास करते हैं। मित्रों फिर उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन असली जन्मदाता हैं, असली बप्पा हैं, असली पिताजी कौन है? स्थानीय सुशासन के पिताजी पूछ लेगा, कहेंगे लॉर्ड रिपन है। 1882 में एक बिल लाते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूल बिल। कौन लाता है? लॉर्ड रिपन लाते हैं। कौन लाता है? लॉर्ड रिपन लाते हैं। मित्रों इस बिल में तालुका परिषद जिला परिषद का उल्लेख है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस 2 पेज में क्या है? पहले पेज में चोला काल, दूसरे पेज में लॉर्ड रिपन। जी हाँ, लॉर्ड रिपन। इसके अलावा फिर 1907 में CH हाउस समिति बनती है, 1909 में मिंटो समिति बनती है। कुछ विशेष इसमें नहीं हुआ। 1919 का जो एक्ट आया, जी हाँ, भारत अधिनियम एक्ट, उसमें स्थानीय सुशासन की जिम्मेदारी दी गई, स्थानीय सुशासन को कुछ कार्य दिए गए। जी हाँ, 1919 का एक्ट, वो 1919 का एक्ट था जब स्थानीय सुशासन को जिम्मेदारी दी गई। फिर 1935 के एक्ट में पंचायती राज को राज्य का विषय बना दिया गया। आज भी जानकर आपको हर्ष होगा, आपको उल्लास होगा कि पंचायती राज आज भी राज्य का विषय है। किसका विषय है? राज्य का विषय है। तो मित्रों ये ब्रिटिश काल की कहानी हुई। लॉर्ड मेयो से स्टार्ट हुआ, लॉर्ड रिपन, फिर CH हाउस, मिंटो समिति 1919, 1935। फिर से देखिए, लॉर्ड मेयो, रिपन, CH हाउस, मिंटो समिति 1919, 1935। चलिए आगे चलने पे पहुंच जाते हैं 1946। ये वो दौर था जब संविधान सभा समिति बन रही थी। देशों में, पूरे भारत में सरगर्मियां जोरों शोरों से थी। कैसा संविधान बनेगा, कैसा देश बनेगा।
उस वक्त जी हाँ उसी वक्त प्रखर 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 गांधीवादी नेता श्रीमन्नारायण अग्रवाल बोलते हैं कि भैया एक बात हमारी भी मानो, गांधी जी का जो विचार था हिंद स्वराज का ग्राम स्वराज का, उसको थोड़ा सा तो जगह दो। तो उसको जगह मिलती है डीपीएसपी में। कहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, कहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी पार्ट 4 आर्टिकल 40 में, पार्ट 4 आर्टिकल 40 में, जी हाँ पार्ट 4 आर्टिकल 40 में 1949 में स्थानीय स्वशासन को जगह मिलता है। कहाँ मिलता है? डीपीएसपी में। किस पार्ट में? पार्ट 4 में। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 40। 1949 श्रीमन्नारायण अग्रवाल। जी हाँ आगे की कहानी देखिए, आगे की कहानी देखिए। 1952 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज के प्रथम मंत्री एसके डे कहलाए। कौन कहलाए? एसके डे कहलाए। क्या कहलाए? प्रथम मंत्री ग्रामीण विकास और पंचायती राज के एसके डे ग्रामीण विकास और पंचायती राज के प्रथम मंत्री। जी हाँ आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे बप्पा जी के जन्मदिन में, जी हाँ बापू जी के जन्मदिन में, गांधी जी के जन्मदिन में 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट होता है, जिसको सीडीपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडीपी बोलते हैं। अंग्रेजी वाले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी हाँ ये कार्यक्रम फेल हो जाता है। फिर थोड़ा बहुत 2 अक्टूबर 1953 को थोड़ा बहुत इसी को संशोधन करके राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम चलाया जाता है, एनईएस चलाया जाता है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस चलाया जाता है, राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम चलाया जाता है, वो भी फेल हो जाता है। नेहरू जी सोचते हैं अब क्या किया जाए। उनके एक मित्र थे बलवंत राय जी को बुलाया चाय में, बोले एक कमेटी गठित कर दो। जी हाँ थोड़ा विधिवत अध्ययन कर डालो, कैसे इस समस्या को हम दूर करें। तो बलवंत राय मेहता जी बोलते हैं जी हाँ मैं इसमें एक विधिवत अध्ययन करता हूँ। तो 1956 में बलवंत राय मेहता कमेटी बन गई। मित्रों 1956 में बलवंत राय मेहता कमेटी बन गई। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या क्या हुआ। 1946 में मन्नारायण अग्रवाल आए, 1949 में डीपीएसपी आया, पार्ट 4 आर्टिकल 40 में जगह दिलाया, 1952 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज के प्रथम मंत्री एसके डे कहलाए, 2 अक्टूबर 1952 को सीडीपी चलाए, 2 अक्टूबर 1953 को एनईएस चलाए, 1956 में बलवंत राय आए। चलिए आगे देखिए बलवंत राय मेहता जी को देखिए। जी हाँ बलवंत राय मेहता जी को देखिए जो पंचायती राज के जनक थे। किसके जनक थे? पंचायती राज के जनक थे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के भी जनक थे। मित्रों कंफ्यूज मत होना, जो अपने लॉर्ड रिपन है वो स्थानीय स्वशासन के जनक हैं, लेकिन बलवंत राय मेहता जी पंचायती राज के जनक हैं। थोड़ा सा शब्दों के हेरफेर में नंबर का हेरफेर ना हो जाए, इसलिए बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखना है। चलिए मित्रों तो बलवंत राय मेहता 3 टियर सिस्टम। जी हाँ 3 टियर सिस्टम, 3 टियर सिस्टम, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुमोदन करते हैं, जिसका ट्रायल सबसे पहले कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। कब होता है? 1958 में होता है। बैठक कब हुई इसकी? 1956 में। रिपोर्ट कब हुआ? 1957 में। लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 गांधी जी के जन्मदिन पे लागू होता है। कहाँ लागू होता है? राजस्थान में। कौन से जिले में? नागौर में। कौन से ग्राम में? बगदरी में लागू होता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू होता है। फिर तो 1960 में असम, कर्नाटका, तमिलनाडु में भी लागू होता है। मित्रों एक बार और देखिए। जी हाँ एक बार और देखिए। ट्रायल होता है आंध्र प्रदेश में, लेकिन लागू कहाँ होता है? राजस्थान में, नागौर में, ग्राम बगदरी में। जी हाँ ग्राम बगदरी में लागू होता है। जी हाँ बलवंत राय मेहता क्या बोलते हैं कि 3 स्तरीय जिला लेवल, खंड में खंड लेवल, और जी हाँ गांव में गांव लेवल पे पंचायत का गठन कराओ। जिला पंचायत अध्यक्ष कलेक्टर को बनाओ। जी हाँ जिला पंचायत अध्यक्ष कलेक्टर को बनाओ। जिला परिषद और खंड पंचायत पे इनडायरेक्ट इलेक्शन कराओ। जी हाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन कराओ। और जो ग्राम पंचायत है वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन कराओ। जी हाँ साथ ही साथ SC ST और वीमेन को भी जगह मिले। रिजर्वेशन की बात तो नहीं कही, लेकिन जगह मिलना चाहिए। साथ ही साथ पंचायती राज को अधिकार मिले, वित्तीय अधिकार मिले।
मित्रों ये कहना था बलवंत राय मेहता जी का। जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, इसलिए फिर से देख लीजिए। 1956 बैठक, 1957 रिपोर्ट, 2 अक्टूबर 1959 को लागू, राजस्थान के नागौर ग्राम बगदरी में लागू। जी हाँ, 1960 में असम, कर्नाटका, तमिलनाडु में लागू। जिला परिषद, खंड पंचायत में इनडायरेक्ट इलेक्शन, ग्राम पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शन। चलिए चलिए आगे चलते हैं मित्रों, आगे चलते हैं मित्रों आगे। और देखिए आगे है क्या कहानी, आगे की कहानी देखिए मित्रों। आगे की कहानी तो और भी रोमांचकारी है, मजा आ जाएगा आपको। इसके बाद बलवंत राय मेहता के बाद आते हैं अशोक मेहता। जी हाँ, 1977 में अशोक मेहता आते हैं और 1978 को रिपोर्ट दे देते हैं। वो दौर था मुरारजी देसाई का। जी हाँ, जनता पार्टी की सरकार थी, मुरारजी देसाई का दौर था। जी हाँ, और वो अशोक मेहता कमेटी बैठवाते हैं जो दो स्तरीय पंचायती राज का अनुमोदन करते हैं। वो कहते हैं कि जिला परिषद में बनाओ पंचायत, मंडल पंचायत बनाओ। ये ग्राम पंचायत की व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है, इतने छोटे लेवल पे मत बनाओ। तो मंडल पंचायत पे 15,000 से 20,000 की जो जनसंख्या है कई गांवों को मिला के वहां पंचायत का गठन कराओ और जिला परिषद में कराओ। कहां कराओ? मंडल पंचायत और जिला परिषद। जिला परिषद क्या करेगा? नीति बनाएगा और मंडल पंचायत उसको एक्ट करेगा, क्रियान्वयन करेगा। इसके अलावा अशोक मेहता बोलते हैं कि राजनीतिक दल को अलाउ किया जाए। जी हाँ, राजनीतिक दल को अलाउ की जाए और 6 महीने से ज्यादा गैप ना हो पंचायतों के चुनाव के बीच 6 महीने से ज्यादा गैप ना हो। पंचायती राज विभाग बने, वित्त विभाग बने। पंचायती राज विभाग बने और वित्त विभाग बने। कौन सा? पंचायती राज और वित्त। साथ ही साथ बात करते हैं आरक्षण की, SC ST आरक्षण की बात करते हैं कि जी हाँ, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले और इलेक्शन कमीशन हो। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं कि पंचायत को चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करे। चलिए मेहता जी, अशोक मेहता जी, जैसा नाम वैसा काम। नाम में 2 शब्द, तो 2 स्तरीय पंचायत का अनुमोदन करते हैं मित्रों, 2 स्तरीय पंचायत का अनुमोदन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। GVK राव आ गए भैया। GVK राव आते हैं 1985 में और कुछ कमाल कर जाते हैं 1986 में। दौर था वो राजीव गांधी का। जी हाँ, राजीव गांधी का दौर था। चतुर्स्तरीय कहते हैं हम क्यों कमजोरी करें, जैसा नाम वैसा काम। नाम में है 4 अक्षर, GVK राव। तो 4 स्तरीय राज्य परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत, चारों स्तरों पे पंचायत का हो गठन, ऐसा था इनका मत। साथ ही साथ ये बोलते हैं कि 5 साल का टेन्योर रखो। रिजर्वेशन भी, विमेन भी जोड़ देते हैं। अशोक मेहता जी केवल SC ST रिजर्वेशन की बात करते हैं और GVK राव SC ST विमेन के रिजर्वेशन की बात करते हैं। साथ ही साथ कहते हैं फाइनेंस कमीशन हो। जी हाँ, फाइनेंस कमीशन हो और जिला विकास आयुक्त का पद भी सृजित हो। जिला विकास आयुक्त का पद भी सृजित हो। कौन बोलता है? GVK राव जी बोलते हैं। कौन बोलता है? GVK राव जी बोलते हैं। मित्रों देखिए फिर आगे होता है क्या, LM सिंघवी जी आते हैं और कुछ कमाल कर जाते हैं। 1986 में आते हैं, 1987 में रिपोर्ट दे जाते हैं। राजीव गांधी का कार्यकाल था और पंचायत को संवैधानिक बनाने का अनुमोदन कर जाते हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी को एंट्री ना मिले, न्याय पंचायत या ग्राम न्यायालय का गठन हो और वित्तीय अधिकार मिले। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सिंघवी से संवैधानिक की अनुशंसा, अनुमोदन, या ये कहें कि सिफारिश किसने की? सिंघवी जी ने की। किसके कार्यकाल में की? राजीव गांधी जी के कार्यकाल में की। आगे की कहानी तो और दिलचस्प है, बड़ी दिलचस्प है। PK थुंगन जी आते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल संवैधानिक कर दो और बिल मैं बनाए देता हूं। तो जो संवैधानिक करने का जो बिल पेश होता है उसमें जो मदद होती है वो PK थुंगन जी करते हैं, बिल बनवाते हैं। लेकिन वो बिल जब राजीव गांधी जी पेश करते हैं तो वो फेल हो जाता है। उसकी आगे कहानी हम बताएंगे। कुछ ये समितियां जो हैं, इंपॉर्टेंट समितियां, इस पर आप नज़र मार लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो राजीव गांधी थुंगन जी और सिंघवी जी के कहने पे बिल ले आते हैं। दोनों बिल फेल हो जाते हैं। 1989 का दौर था। 64वां 65वां संवैधानिक संशोधन लाते हैं, वो दोनों हो जाते हैं फेल। क्या हो जाते हैं?
दोनों हो जाते हैं फेल। जी हाँ, दोनों हो जाते हैं फेल। फिर 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी आते हैं। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव आते हैं और संवैधानिक करने का श्रेय ले जाते हैं, पंचायतों को संवैधानिक करने का श्रेय ले जाते हैं। जी हाँ, 71 और 72 बिल लाते हैं, जिसका नाम बाद में बदल कर 73 और 74 हो जाता है। तो 1993 में वो घड़ी है, वो ऐतिहासिक पल है 1993 का लोकल स्थानीय सुशासन के लिए, जब 73 और 74 संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ये पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है, नगरीय निकायों को भी मिल जाता है। 73 पंचायत के लिए, 74 नगरीय निकाय के लिए। 1993 मित्रों, 1993 के दौर था ये। 1993 का दौर था, पंचायती राज 73वें संवैधानिक संशोधन हो जाता है। कैसे होता है? 23 दिसंबर को राज्यसभा, 22 दिसंबर को लोकसभा, और राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर 20 अप्रैल को करते हैं। लेकिन लागू प्रभावी कब से होता है? कोई चीज़ प्रभावी तब होता है जब गजट में पब्लिश होता है। तो 24 अप्रैल 1993, जी हाँ, ये वो डेट है, ये वो तारीख है जब पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। इसी दिन से प्रभावी होता है। तत्कालिक प्रधानमंत्री पूछ ले, पीवी नरसिम्हा राव। तत्कालिक प्रेसिडेंट पूछ ले, शंकर दयाल शर्मा जी महामहिम अपने राष्ट्रपति थे उस वक्त। तो क्या है 73 की कहानी? 73 संवैधानिक संशोधन में होता है क्या? होता है कुछ नहीं है। एक शेड्यूल जुड़ता है 11, जिसमें होते हैं 29 सब्जेक्ट। एक भाग जुड़ता है पार्ट 9, जिसमें आर्टिकल 16 होते हैं, 243 से 243 ओ। आगे चलिए मित्रों आगे चलिए तो भाग 9 में पहुंच जाइए। आर्टिकल 243 का पोस्टमार्टम करिए। देखिए इसमें है क्या। तो 243 में सबसे पहले 7 डिफिनेशन दी हैं, 7 परिभाषाएं दी गई हैं। जिला, ग्राम सभा, जनपद, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या और ग्राम। जी हाँ, ये 7 डिफिनेशन दी गई हैं भाग 9 243 पे। क्या होता है जिला, क्या होता है ग्राम सभा, जनपद किसे कहेंगे, पंचायत क्या होती है, पंचायत क्षेत्र का विस्तार क्या होगा, कितनी जनसंख्या होती है, ग्राम के बारे में बताइए। ये भाग 9 में इसका वर्णन है। चलिए मित्रों, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? 243 ए से 243 ओ की कहानी है। 243 ए के 243 ओ की कहानी है। जी हाँ, क्या है इसमें बहुत कुछ है। ए में है ग्राम सभा, बी में है गठन, सी में है संरचना, डी में है आरक्षण। तो ई से अवधि और एफ से नियोक्ताएं, जी से शक्तियां, एच से कर, आई से वित्त आयोग हो जाएगा, जे से संपरीक्षा रिपोर्ट हो जाएगा, के किरण नहीं, का राज्य चुनाव आयोग। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है राज्य चुनाव आयोग, इसलिए इसमें का किया जा रहा है, का। तो 243 का राज्य चुनाव आयोग। एम में क्षेत्रों में लागू न होना। एन जो है विद्यमान पंचायतों का व्यवस्था बना रहना। कहीं पहले से पंचायत चल रही है संवैधानिक संशोधन के पहले, तो उसको बने रहना है। और ओ जो है न्यायालयों में हस्तक्षेप, न्यायालयों का हस्तक्षेप ना होना। चुनाव में, पंचायतों चुनाव, न्यायालयों का हस्तक्षेप ना होना भैया। आगे देखिए, शेड्यूल 11 को देखिए। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। किसमें कितने हैं? 29 हैं। 29 सब्जेक्ट हैं शेड्यूल 11 में। जी हाँ, 29 सब्जेक्ट हैं शेड्यूल 11 में। क्या क्या हैं? कृषि, भूमि, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, सिंचाई। कृषि, भूमि, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, सिंचाई, वन विकास, लघु खाद्य उद्योग, ग्रामीण विकास पानी, खादी कुटीर उद्योग, ईंधन, सड़क परिवहन, वनों में खेती, बिजली के अलावा गैर परंपरागत ऊर्जा, यांत्रिक शिक्षा है स्कूल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, वह शिक्षा, पुस्तकालय, बाजार, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अस्पताल, पारिवारिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, महिला एवं बाल विकास, कमजोर वर्ग, लोक विभाजन और सार्वजनिक संपत्ति। मित्रों, कैसे याद करेंगे इसको? देखिए इसकी ट्रिक। कृषि, पहला देखिए, कृषि कहाँ होगी? भूमि में होगी। और क्या होगा? पशुपालन होगा। खेती का जो कचरा बचेगा, भूसा, वो कौन खाएगा? पशु खाएगा। खेती जब कट जाएगी, खेत में पानी भरेगा, तो उसमें मछली बिलबिलाएगी, तो मत्स्य पालन होगा, मत्स्य उद्योग। फिर बीच में सिंचाई करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? तो सिंचाई जब करेंगे तो वनों का भी विकास होगा। ये ट्रिक है याद करने की।
और वन के विकास के बाद जब इतना कुछ होगा तो लघु और खाद्य उद्योग होंगे, खेती भी आ रही, वन के भी उत्पाद हो रहे हैं तो उद्योग होंगे छोटे मोटे। ये सब कुछ होने से गांव का विकास होगा और गांव के लोग स्वच्छ पानी पिएंगे। जी हाँ, क्या पिएंगे? स्वच्छ पानी। और खादी कुटीर उद्योग भी लगाएंगे। खादी मतलब कपड़ा उद्योग, कुटीर मतलब छोटे मोटे उद्योग। ईंधन की भी जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, ईंधन कहीं कुछ भी अब इतना कुछ पैसा है तो ईंधन तो अपना अच्छा चाहिए, एलपीजी चाहिए। जी हाँ, गैस चाहिए तो एलपीजी की व्यवस्था होगी। ईंधन, सड़क एवं परिवहन की व्यवस्था होगी। और वनों में कुछ जगह खेती हो रही है वो भी परंपरागत रूप से होगी। जी हाँ, बिजली तो जरूरी है और ना हो तो गैर परंपरागत ऊर्जा तो होना ही चाहिए, सोलर या विंड। इसके अलावा अगर कुछ बिगड़ जाएगा बिजली का तो कौन बनाएगा? इसलिए यांत्रिक शिक्षा भी दे दो। यांत्रिक शिक्षा दोगे तो कहाँ दोगे? स्कूल भी दे दो। ये सब करोगे तो गरीबी भी तो हटेगी, बेरोजगारी भी तो हटेगी। और साथ ही साथ लोगों में उम्मीद जगेगी कि जो वयस्क हो गए वो भी शिक्षित हों, वयस्क और प्रौढ़ भी साक्षरता पाएँ। साथ ही साथ खाली समय में पुस्तकालय जाएं और किताब पढ़ें। फिर जब बोर हो जाएं तो बाजार मेला घूमें, सांस्कृतिक कार्यक्रम का एंजॉयमेंट करें। पर इतना न घूमें कि अस्पताल जाना पड़े बीमार होके। इससे क्या है, पारिवारिक समृद्धि आएगी, सामाजिक समृद्धि आएगी और महिला एवं बाल विकास होगा, कमजोर वर्ग का संरक्षण होगा, लोक विभाजन होगा। साथ ही साथ सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण भी करना है। मित्रों, क्रम से याद नहीं करना, बस समझाने के लिए बताया हूँ ट्रिक से। चलिए आगे चलते हैं। 243 एक ही बात करते हैं। ग्राम सभा। जी हाँ, ग्राम सभा से शुरुआत होती है। कौन होते हैं इसके मेंबर? पंजीकृत वोटर, जो भी वोट डाल सकते हैं सारे इसके मेंबर होते हैं। रजिस्टर्ड वोटर सारे इसके मेंबर होते हैं। 4 बैठक अनिवार्य है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 अप्रैल। 14 नहीं, वो 24 अप्रैल है, थोड़ा मिसप्रिंट है, सही कर लीजिएगा। तो 15 अगस्त, 26 जनवरी जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे 2 अक्टूबर, बापूजी का जन्मदिन 24 अप्रैल, पंचायत दिवस। और सरपंच को अगर हटाना है, काम ठीक से नहीं कर रहा तो 2/3 बहुमत लाइए ग्राम सभा में। लेकिन ये बहुमत कब लाएंगे? कम से कम 2 साल का मौका दीजिए, काम करने के बाद ला सकते हैं और कार्यकाल के खत्म होने के 6 महीने पहले। चलिए 243 में गठन की बात होती है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन कैसा होगा? जनपद पंचायत जहां 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या है वहीं इसका गठन करना है। 243 में ग्राम पंचायत। जी हाँ, ग्राम पंचायत में संरचना कैसी होगी? सरपंच, पंच और सचिव, ये 3 लोग होंगे। सरपंच, पंच और सचिव। सचिव तो अपॉइंट होता है, सरकार का क्या है? कर्मचारी है। लेकिन पंच और सरपंच का इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डीई मतलब डायरेक्ट इलेक्शन। मित्रों, जनपद पंचायत में सीईओ, बीडीओ सरकार का आदमी है और सदस्य और अध्यक्ष जो है इलेक्टेड होते हैं। तो सदस्य जो है डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं डायरेक्टली, और अध्यक्ष इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। मित्रों, ये बीच बीच में चेंज भी होता रहता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पर अभी जो लेटेस्ट डाटा है वो मेरे पास यही है। कई बार क्या चेंज होता है चुनाव के वक्त, जैसे महापौर की बात करें तो महापौर पहले इनडायरेक्टली चुना जाता था, लेकिन इस साल मध्य प्रदेश में डायरेक्टली चुना गया। चलिए जिला पंचायत के देख लेते हैं। सीओ जो है, सीओ सरकार का आदमी है, यूपीएससी एमपीपीएससी सेलेक्ट होके आता है। आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी बन सकते हैं सीओ। और सदस्य जो है डायरेक्टली इलेक्टेड होता है और सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष को चुन लेते हैं, इसलिए अध्यक्ष इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो मित्रों, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, पूछेगा कि डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तो कहेंगे अप्रत्यक्ष, बाकी सारे चीज प्रत्यक्ष है। चलिए 243D में रिजर्वेशन की बात है। भैया कैसे याद करेंगे? डी फॉर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो रिजर्वेशन कराते हैं, पहले से कराते हैं कि नंबर आ जाए पहले। चलिए आगे देखिए। तो SC ST OBC वीमेन, जी हाँ, इनको रिजर्वेशन पंचायत में मिलेगा। कैसे मिलेगा? SC ST OBC को जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं को कम से कम 1/3। तो मध्य प्रदेश में लेकिन 2007 से महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की। बाप रे बाप, 50%, 1/3 से बढ़कर कितनी सशक्त योजना है, कितनी सुंदर विचार हैं यार, कितने सुंदर विचार हैं अपनी सरकारों के। जी हाँ, चलिए आगे चलते हैं। 243 की बात करते हैं। टेन्योर की बात है, 5 वर्ष का टेन्योर है। पद रिक्त हो अधिकतम 6 महीने से ज्यादा पद रिक्त अधिकतम नहीं हो सकता। चलिए आगे देखिए। 243F क्वालिफिकेशन की बात करता है। किसकी क्वालिफिकेशन? जिनको चुनाव लड़ना है। क्या होना चाहिए? देखिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, दोनों इसमें बताया गया। 21 साल से कम एज नहीं होना चाहिए मतलब ऊपर वाले लड़ सकते हैं, 21 वाले लड़ सकते हैं। 1995 के बाद अगर किसी दंपत्ति के 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो
चुनाव नहीं लड़ सकता। केसीसी लोन बकाया नहीं होना चाहिए, बिजली बिल बकाया नहीं होना चाहिए, साथ ही कोई आपराधिक मामले नहीं होना चाहिए, आपराधिक मामले दर्ज नहीं होने चाहिए। चलिए आगे चलिए। आर्टिकल 243M में क्या बोलता है कि कुछ क्षेत्रों में मना है। जी हाँ, कुछ क्षेत्रों में मना है। शेड्यूल 5 के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मना है, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ मना है। मणिपुर का जो हिल एरिया है वहाँ मना है। वेस्ट बंगाल का एक हिल एरिया है जी, दार्जिलिंग कहते हैं, जहाँ की चाय बहुत फेमस है, वहाँ भी मना है लागू होना। चलिए आगे चलते हैं। तो याद कर लीजिएगा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का है, मणिपुर भी नॉर्थ ईस्ट का, 4 ही हो गए। 5वां हो गया वेस्ट बंगाल। आइए चलिए नगरीय निकाय की कहानी देखिए। 1993 पीवी नरसिम्हा राव 1 जून 1993 को नगरीय निकाय दिवस मनाया जाता है पीवी नरसिम्हा राव के टाइम से ही। जी हाँ, नगरीय निकाय भी 3 स्तर पर है। किसमें? नगर निगम, बड़े एरिया पे, जैसे बड़े शहर है ना, जैसे 16 है अपने मध्य प्रदेश में नगर निगम, 2 प्रस्तावित हैं, नगर पंचायत और नगर पालिका। नगर पालिका जो छोटे जिले हैं या फिर बहुत बड़ा अगर जिला है तो उसकी तहसील पे, और नगर पंचायत जनरली तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे देखने को मिल जाती है। मित्रों एक बात जानिए, नगरीय निकाय की जो चर्चा है वो पार्ट 9A में हुई है। पार्ट 9 में पंचायत, पार्ट 9A में ABCD वाला ए में नगरीय निकाय, शेड्यूल 12 और सब्जेक्ट 18, शेड्यूल 12 सब्जेक्ट 18, शेड्यूल 12 सब्जेक्ट 18, शेड्यूल 12 सब्जेक्ट 18। राइम हो रहा ना? बिल्कुल होगा, म्यूजिक के साथ याद कीजिए। नगरीय निकाय के बारे में देखिए, आर्टिकल 243 से 243 ZG, 243 से 243 ZG, PZG। चलिए पार्ट 9 है, शेड्यूल 12-18, चलिए ये पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, रिवीजन ही है। तो 243P में है परिभाषाएं, Q में है गठन, CR में संरचना, R फॉर रचना याद कर लेंगे, S से समिति, T से आरक्षण। भाई चाय के लिए भी आजकल आरक्षण चाहिए, अच्छी होटल में जाना है, टी टेबल रिजर्व होती है, ऐसे याद कर लेंगे। U कार्यकाल, V नियोक्ताएं, W शक्तियां, पावर में W है ना शक्तियां, इनकम, टैक्स से X से टैक्स, W3X, 243X टैक्स, 243Y वित्त आयोग, 243Z लेखा परीक्षण, ऑडिट, ZA आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर 243 के, इधर 243 ZA। ये क्या है? ये है मौसी के भाई हैं, मौसी के लड़के हैं, मौसेरे भाई हैं, मतलब दोनों बात करते हैं राज्य चुनाव आयोग की, 243 ZA या 243 के, 243 ZA या 243 के। जी हाँ, इसके अलावा देखिए ZB ZC इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा, रिवीजन क्लास है इसलिए इसको इतना नहीं ले रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं, बाकी डिटेल में पढ़ाया हुआ हूँ। मित्रों आ गया जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। वो घड़ी क्या है कि जो पंचायत है या नगरीय निकाय हैं उनका इतिहास हमने देखा। पंचायत को देखा वैदिक काल से, नगरीय निकायों को देख लीजिए, हालांकि चोला काल में भी है, लेकिन अंग्रेजों काल में सबसे बढ़िया उदाहरण कहाँ मिलता है? तो मद्रास को ऑफिशियल माना जाता है। 1687 में स्टार्ट हुआ नगर निगम। कहाँ? मद्रास। आप लोग कलकत्ता मत लगाइए ये सोच के कि ब्रिटिश पहले कलकत्ता में बड़ा मतलब जो फैक्ट्री लाए, फैक्ट्री तो सूरत में लाए, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है पहले सबसे पहले कहाँ अच्छा आया? कलकत्ता में आया, 3 गाँव को मिला के। तो ऐसा मत कीजिएगा, कलकत्ता मत लगाइएगा। 1687 मद्रास, कलकत्ता देगा कंफ्यूज के लिए, आपको मद्रास लगाना है। क्या लगाना है? मद्रास। उसके बाद फिर बॉम्बे कोलकाता है 1726 में क्या है? बॉम्बे कोलकाता। 1870 में मेयो आए, 1870 में मेयो आए। ये थोड़ा एक फ्लो चार्ट है, समझ लीजिए। मद्रास 1687, 1726 में बॉम्बे कोलकाता, 1870 में आते हैं मेयो, और 72 में थोड़ा कहानी रचते हैं जो फेल हो जाता है। फिर 1882 रिपन पता है आपको, हब हाउस 1907 पता है, 1919 भी बता चुका हूँ। 1924 में कैंट एरिया की शुरुआत होती है। अगर आप इंदौर के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा महू में कैंट एरिया, तो कैंट एरिया की स्टार्ट कब होता है? 1924। ये भी एक तरह से क्या है? नगरीय प्रशासन का हिस्सा है। और 1989, हाँ अंतर ये है कि जो कैंट एरिया में नगरीय शासन है, प्रशासन, वो मिलिट्री अधिकारी ही देखते हैं इसको। अब देखिए 1989 में 64वां और 65वां संवैधानिक संशोधन होता है। तो 65 वर्ष क्यों लिखा है? क्योंकि नगरीय निकाय की चर्चा हो रही। 64 पंचायत के लिए, दोनों फेल हो जाते हैं राजीव गांधी के दौर में। राजीव गांधी का दौर था ये। फिर 1993 में पास हो जाता है नगरीय निकाय 74th संशोधन के द्वारा। ये हुई कहानी। चलिए आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। जी हाँ, अपने मध्य प्रदेश, इनक्रेडिबल इंडिया का हृदय प्रदेश। यहाँ जबलपुर में पहली नगर निगम आती है 1864 में। पहली नगर निगम कहाँ आती है? जबलपुर में। कहाँ आती है? जबलपुर में। 1864 जबलपुर संस्कार धानी। जी हाँ,
और 1907 में दतिया में बनता है नगर पालिका। नगर पालिका बनता है 1907 दतिया में बनता है। फिर 1956 में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम जो राज्य का पुनर्गठन होता है उसी के साथ बनता है। 1961 में इसमें संशोधन होता है और 2 नवंबर 1994 को हमारा मध्य प्रदेश का नगरीय निकाय दिवस है। याद रखिएगा, 1 जून को पूरे भारत में और मध्य प्रदेश का 2 नवंबर का मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस। फिर देखिए फ्लो चार्ट से कहानी बताई गई कि कैसे नगरीय निकायों का और पंचायत का, जिसे बताया नगरीय निकाय का कैसे विकास हुआ, यहाँ पे वैसे पंचायत का कैसे विकास हुआ। चलिए देख लेते हैं। और 1872 में महाकौशल में, जी हाँ, महाकौशल में स्थानीय स्वशासन का थोड़ा सा प्रसार होता है। फिर 1882 में रिपन, वही कहानी। 1920 में इंदौर, ग्वालियर और नरसिंहपुर में नगरीय प्रशासन और पंचायत का थोड़ा सा विस्तार होता है। फिर 1946-47 में पंचायती राज अधिनियम आ जाता है सीपी और बेरार में। कहाँ? सीपी और बेरार। उस वक्त जो है मध्य प्रदेश नहीं बना था। फिर मध्य भारत 1948 जनपद योजना आती है। 1948 मध्य भारत, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर आप कैसे कहानी रची गई, कैसा फ्लो हुआ, कैसे विकास हुआ, इसकी कहानी चलिए देखिए। फिर 1957-58 में सिहोरा के अपने विधायक श्री काशी प्रसाद पांडे जी इस पे गहन चिंतन मंथन करके एक प्रस्ताव लाते हैं। फिर 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम बनता है उनके प्रयासों से। 1981 में क्या होता है, थोड़ा बहुत संशोधन होता है माइनर। फिर 1993 कहानी आप जानते हैं। 30 दिसंबर 1993, जी हाँ 30 दिसंबर 1993 को बिल आता है और 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश पंचायती दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1994, 25 जनवरी डेट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जब बात हो तो 2 डेट याद रखिएगा, एक 2 नवंबर, दूसरा 25 जनवरी। 25 जनवरी पंचायत के लिए और 2 नवंबर नगरीय निकाय के लिए। चलिए आगे चलिए। पेशा एक्ट, पेशा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन आया है, यूपीएससी एमपीपीएससी में भी इससे आता है। ये क्या है, ये पंचायत को एक्सटेंशन करता है, पंचायत को एक्सटेंड करता है। कहाँ? शेड्यूल एरिया में। मैंने बताया था ना कुछ जगह लागू नहीं होता, जैसे नागालैंड है, मिजोरम, मणिपुर, तो वहाँ भी कैसे लागू, उसका तरीका बताता है। 1996 में आया एक्ट। कब आया? 1996 में। पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, इसका फुल फॉर्म है। पंचायत पी, ई से एक्सटेंशन, एस से शेड्यूल, ए से एरिया। कहाँ? 5th शेड्यूल की कहानी है, 10 राज्यों में प्रभावी है, पार्ट 9 का हिस्सा है। चर्चा किसकी करता है? लघु वनोपज की, ग्राम सभा से कोई भी कार्य का अनुमोदन कराने का और लोकल लेवल में आरक्षण का। ये 6 बातों से रिलेट करना है पेशा। जब भी पेशा आए, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसा पे क्यों डरती है पैसा से? पैसा इतना ही कठिन नहीं है, पैसा पढ़ लिया जाए। 5th शेड्यूल 10 राज्य, पार्ट 9 लघु वनोपज, ग्राम सभा से अनुमोदन, आरक्षण, 6 पॉइंट याद रखना, बुलेट पॉइंट है। इन सबकी मैंने डिटेल चर्चा की, ये रिवीजन है। ये मत सोचिएगा मैं 5th शेड्यूल बोल के छोड़ रहा हूँ, 10 राज्य छोड़ रहा हूँ, 10 राज्यों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जब मेरा प्लेलिस्ट में देखेंगे ना, सब कुछ पड़ा हुआ है। पार्ट 9 लघु वनोपज क्या है ना, लाख वगैरह, हनी वगैरह जो है, और ये आपका जो हर्रा बहेरा, मतलब सब चर्चा है डिटेल में। तेंदुपत्ता, बहुत इतना डिटेल में चर्चा है कि मजा आ जाएगा आपको, अभी रिवीजन है। फिर ग्राम सभा से कोई भी विकास कार्य उसका अनुमोदन कराना, आरक्षण लोकल लेवल पे आरक्षण कराना। चलिए आगे चलते हैं। पेशा एक्ट की कहानी, उद्देश्य क्या है कि पंचायत हर जगह लगे, पंचायत का जो रूल है हर जगह लगे, संशोधित करके ऐसे जगह जहाँ ट्राइबल सोसाइटीज़ है, जहाँ उनका अपना सिस्टम है, उनका अपना काउंसिल है, वहाँ पे संशोधित करके लगाया जाए, इसका उद्देश्य ये है। चलिए आगे चलिए, आगे करेंगे ग्राम न्यायालय की बात। जी हाँ, 2008 में एक्ट आया, 2009 में लागू हुआ, गांधी जी के जन्मदिन पे 2 अक्टूबर पे। इसकी क्या कहता है? कहता है कुछ नहीं है, बस सिंपल बातें कहता है कि भैया आर्टिकल 39A के अंडर, आर्टिकल 39A के अंडर ये है कि सबको न्याय मिले और सस्ता न्याय मिले। तो आर्टिकल 39A के अंडर है ग्राम न्यायालय, और इसमें न्यायाधिकारी कौन होता है, न्याय कौन करते हैं? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट पूछ सकता है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये दोनों टाइप के केस देखते हैं, सिविल और क्रिमिनल केसेस। इसमें कोशिश ये होती है कि समझौते से छोटा मोटा निपटारा कर लिया। अब कोई चांटा मार दिया खींच के, तो उसके लिए क्या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे? भैया कितना पैसा लगेगा? आपस में समझौता करा दिया। अब थोड़ा भूसा उसे चुरा लिया, कोई थोड़ा बहुत गेहूँ वहूँ चुरा लिया, तो उसके लिए क्या आप कोर्ट जाओगे? 100 रुपये का भूसा और लाख रुपए का खर्चा। इससे बचने के लिए छोटे स्तर पे समझौता कैसे हो, सेटलमेंट कैसे हो, उसी को कहते हैं कंपाउंडेबल, जिसमें कंप्रोमाइज किया जा सके दोनों पार्टीज़ में, दोनों पक्षों में, उसको बोलते हैं सेटलमेंट या कंपाउंडेबल। तो ग्राम न्यायालय कंपाउंडेबल वाली विचारधारा पे कार्य करता है। 6 महीने के अंदर निर्णय देता है, अगर पसंद नहीं निर्णय तो 1 महीने के अंदर अपील भी कर सकते हैं। ऐसा ग्राम न्यायालय मध्य प्रदेश में पहला बैरसिया भोपाल में बना। कहाँ? बैरसिया भोपाल। बैरसिया
भोपाल। तो क्या है ग्राम न्यायालय की कहानी? लागू 2008 एक्ट आया 2008, लागू 2009। आर्टिकल 39A FCGM फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिविल क्रिमिनल केसेस देखते हैं, समझौता कराते हैं 6 महीने के अंदर, पसंद ना आए तो 1 महीने के अंदर अपील करिए। बैरिसिया भोपाल में पहला ऐसा ग्राम न्यायालय लागू होता है। मित्रों चलिए आगे चलिए। वन अधिकार अधिनियम 2006, जी हाँ, वन अधिकार अधिनियम 2006 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वन के आसपास रहते हैं ऐसे लोग, उनको कई बार क्या है विस्थापित किया जाता है, तो उनके भी अधिकार का संरक्षण हो, इसीलिए ये एक्ट आया है, वन अधिकार अधिनियम एक्ट। कब आया देखिए 2006 में आया। कई बार डेट डायरेक्ट पूछ लेता है, सन डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कब आया, 2006 में आया। लागू कब हुआ? ये दोनों चीज़ें अलग होती, लागू होना और आना। लागू कब हुआ? 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ, 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ। आया कब? 2006। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, कब आया और कब लागू हुआ, ये पूछता है। कब आया? फिर से बोलिए। 2006 लागू, 2008 कब आया? सोच रहे बार बार क्यों बोल रहा हूँ? बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके नंबर ना कटे मित्रों, यहाँ से सवाल आए हैं, कई बार आए। तो ये हुआ STT-FD। STT-FD अब पूछेंगे STT-FD क्या फुल फॉर्म क्या है, इंग्लिश में बता दीजिए। इंग्लिश में बता दें? चलिए थोड़ा आप कोशिश कीजिए, मैं तो बता दूंगा, लेकिन आप भी थोड़ा प्रयास कीजिए क्या हो सकता है। STT-FD का फुल फॉर्म थोड़ा दिमाग का एक्सरसाइज कराइए, मैं बता देता हूँ क्या होता है। थोड़ा आप भी कोशिश कीजिए, क्योंकि पढ़ाया हुआ। आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा क्या रिप्लाई है, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताइए। थोड़ा मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर रखिए, दिमाग पे जोर डालिएगा क्या होता है। मैं वन अधिकार जब पूरा पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। तो मित्रों इसकी कट ऑफ डेट क्या है? कट ऑफ डेट है 13 दिसंबर 2005। जी हाँ, 13 दिसंबर 2005। 13 दिसंबर 2005 का मतलब क्या हुआ कि इसके बाद जो बसें हैं वन के आसपास, वहाँ ये लागू नहीं होगा, वहाँ ये लागू नहीं होगा। उन लोगों पे लागू होगा जो 13 दिसंबर 2005 के पहले जंगली क्षेत्र में या जंगल के आसपास बसे हुए हैं। मित्रों ये किसकी बात करता है? मित्रों आजीविका की बात करता है, कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी आजीविका का रक्षण हो, उनका निवास का रक्षण हो, और साथ ही साथ जैव विविधता बनी रहे, लघु वनोपज का उनको अधिकार मिले, और वहाँ जो पहले कृषि करते थे ना वनों में खेती, वो उनको मिले, पशुपालन करने का अधिकार हो। ये सारी बातें हैं मित्रों, ये सारी बातें हैं। और बौद्धिक संपदा जो इंटेलेक्चुअल वो होता है आपका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उसकी संरक्षण। ये क्या होता है सर? IPA कौन सी चिड़िया का नाम है? ये होता है कि भैया जो लोकल के लोग हैं उनको बहुत सारे जड़ी बूटी का ज्ञान होता है। अब क्या करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, ज्ञान तो ले लेती हैं जड़ी बूटी का, उनसे फिर प्रोडक्ट बनाती है, पूरा मुनाफा रख लेती हैं। तो ऐसे जो कुछ प्रोडक्ट बनेंगे या ऐसे कुछ संपदा का, तो उधर भी कुछ लाभ मिले, इसलिए बौद्धिक संपदा का उनको अधिकार मिले, बौद्धिक संपदा का अधिकार मिले। तो ये हुआ, क्या हुआ? वन अधिकार अधिनियम 2006 जो 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ। किसके लिए लागू हुआ? जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं और दूसरे भी जो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले हैं, वो उनको उन पे लागू होता है। शेड्यूल ट्राइब्स और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इसमें लागू होता है। शेड्यूल ट्राइब्स और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए मित्रों, हाँ इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, पूरा STT-FD का फुल फॉर्म आपको बताना है। हालांकि अगर आप मेरा ध्यान से सुने होंगे तो मैं बातों बातों में बोल दिया हूँ, कहाँ बोला हूँ आपको बस खोजना है कि इसका फुल फॉर्म मैंने बोला है कि नहीं बोला है, बोला है पर खोजना है कहाँ बोला है। चलिए आगे चलिए। तो सहकारी समिति की बात करेंगे। सहकारी समिति 9th B, जी हाँ 9th B की कहानी है। 9th किसकी है? पंचायती राज की। 9th A नगरीय निकाय, 9th B सहकारी समिति। आर्टिकल देखिए 243 ZS से ZT, 243 ZS से ZT, बस इसमें तब पूछेगा, बहुत घुस के नहीं पूछेगा, तो इसका अलग अलग आर्टिकल नहीं दिखा रहा हूँ। ZH की बात, ZI ZJ काम नहीं है बिल्कुल। ZS से ZT 243। अब देखिए 9th B में ये अंदर आता है, और जो सहकारी समिति है, पहले तो नेशनल जो अपना डेवलपमेंट काउंसिल है NDC 1958 में इसकी चर्चा कर चुके थे, लेकिन उसको संवैधानिक बनाया गया 2011 में, संवैधानिक बनाया गया। 97वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 243 ZH ZT आर्टिकल जोड़ा गया। कुछ संवैधानिक सहकारी समितियां हैं जो बहुत फेमस है, जान लीजिए, कई बार पूछ लेता है। अमूल है, सांची है, इफ़को। अमूल बना 1986 में आनंद गुजरात में, सांची बना 1956 भोपाल में, इफ़को की कहानी 1967 में शुरू होती है नई दिल्ली में। अमूल, सांची, इफ़को। सांची तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने यहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, तो ये है सहकारी समिति। मित्रों चलिए आगे देखिए, राज्य चुनाव आयोग की बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। राज्य चुनाव आयोग जिसका लोगो ही है हर वोट कीमती हर निकाय महत्वपूर्ण, हर वोट कीमती हर निकाय महत्वपूर्ण। आर्टिकल 243 के 243 ZA, ये मौसूरे भाई है, मैंने बताया था। गठन होता है 1 फरवरी 1994, 1 फरवरी 1994। संरचना कैसे है? एक सदस्य, मतलब एक सदस्य और एक सरकारी आदमी रहेंगे, एक सचिव।
तो प्रथम कौन होते हैं सदस्य? एन बी लोहानी जी प्रथम सदस्य हैं। सचिव कौन है? प्रकाश चंद्र सचिव होते हैं जो IAS लेवल के अधिकारी होते हैं। महिला सचिव पहला विजया श्रीवास्तव। नियुक्ति कौन करते हैं इनकी? गवर्नर। और हटाते कौन है? राष्ट्रपति। ये कई बार पूछता है, आप सोचेंगे नियुक्ति गवर्नर तो हटाएंगे भी गवर्नर, नहीं, हटाने का पावर है राष्ट्रपति को। तो मित्रों हमने क्या पढ़ा? हमने बहुत कुछ पढ़ा। राज्य चुनाव आयोग पढ़ा, सहकारी समिति पढ़ी, STT-FD पढ़ा। इसका फुल फॉर्म बताइएगा, बता चुका हूँ, इसी लेक्चर में है, आप ध्यान से अगर सुने हो तो। ग्राम न्यायालय है, पैसा है भैया, पेशेंस होगा तो पैसा आएगा। फिर नगर निगम की कहानी पढ़े, जी हाँ, नगर निगम की हमने कहानी पढ़ा, नगरीय निकाय के बारे में पढ़ा, और हमने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, FED, ये सारी डिटेल में चर्चा हुई। बहुत मज़ेदार क्लास थी मित्रों, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। हालांकि थोड़ा सा स्वास्थ्य डाउन है तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ा सा कम लगी होगी, थोड़ा सा थकावट लगी होगी, पर आपका नुकसान ना हो इसलिए मैं पूरा का पूरा रिवाइज बीच बीच में कराता रहता हूँ। तो चलिए रिवीजन का भी रिवीजन हो जाए, मज़ेदार करवा दें, चलिए करवा देते हैं। तो पंचायती राज की कहानी शुरू होती है कहाँ से? पंचायत से शुरू होती है। जी हाँ, पंचायत शब्द कहाँ से आया? वेदों से आया। वैदिक काल ग्रामीणी, चोला काल उर्सवावरियम, मध्यकाल जमींदार जागीरदार, ब्रिटिश काल लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयर, लॉर्ड रिपन, एच हाउस 1907, मिंटो समिति 1909, 1919, फिर 1935, पंचायती राज 1946, मन्नारायण अग्रवाल के प्रयास से DPSP पार्ट 4 आर्टिकल 40 में पंचायत को तो नहीं स्थानीय सुशासन को जगह मिलता है। SKD प्रथम मंत्री बनते हैं। CDP 1952 में आता है, NES 1953 में आता है, बलवंत राय मेहता 1956 में कमेटी गठित होती है। रिपोर्ट 57 में लागू, 1959 में कहाँ लागू? राजस्थान में। कहाँ ट्रायल? आंध्र प्रदेश में। 3 स्तरीय, जी हाँ 3 स्तरीय। फिर अशोक मेहता द्विस्तरीय, GV राव 4 स्तरीय। LM सिंघवी संवैधानिक करने का दर्जा देते हैं। साथ ही न्याय पंचायत के बात करते हैं, थुंगन जी बिल बनाने में हेल्प करते हैं। फिर कुछ अन्य समितियां भी हैं, देख लीजिएगा, ये वाली छोड़ दीजिएगा, ये वाली देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको क्लब कर दिया हूँ। फिर जी हाँ, राजीव गांधी की थोड़ा चर्चा है। 64-65 में उनका फेल हो जाता है। नरसिम्हा राव का 71-72 का नाम चेंज हो गया, 73-74 हो जाता है, पास हो जाता है। फिर पंचायती राज का वही है कि लोकसभा में 22 को आया, राज्यसभा 23 को आया, 20 अप्रैल को, राष्ट्रपति साइन 24 अप्रैल को प्रभावी। देख लीजिएगा इसको। 1993 में जो संविधान संशोधन हुआ, क्या हुआ? शेड्यूल 11 में 29 सब्जेक्ट और भाग 9 में 16 आर्टिकल होते हैं, ये इसकी बात हुई। फिर डिफिनेशन वगैरह हैं, A में ग्राम सभा, B में गठन, C संरक्षण, D आरक्षण, E अवधि, F नियोक्ताएँ, शक्तियाँ, कर, वित्त आयोग, J संप्रेक्षण, सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य चुनाव आयोग के। फिर संग्रह क्षेत्रों में लागू होना, क्षेत्रों में लागू न होना, ये सब चर्चा हो चुकी। चलिए आगे देखिएगा, शेड्यूल 11 के सब्जेक्ट देख लीजिएगा, 29 सब्जेक्ट हैं। फिर 243 से ग्राम सभा की बात करता है, ग्राम सभा की 4 बैठक इंपॉर्टेंट है, डेट या देख लीजिएगा। फिर 243B में ये देख लीजिएगा, गठन संरचना देख लीजिएगा, कौन इनडायरेक्टली एक्ट होता है, यही पूछेगा। अप्रत्यक्ष तो क्या होता है? जनपद और जिला पंचायत का अध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। 243 डे में रिजर्वेशन की बात होती है। विमेन को MP में कितना है? 50% है। E में 6 माह से ज़्यादा पदरिक्त नहीं हो सकता। F में बिजली बिल, KCC लोन, क्रिमिनल चार्ज ना हो, 1995 के बाद 3 बच्चों से ज़्यादा ना हो और 21 साल से कम उम्र ना हो। आर्टिकल 243 में क्या कहता है कि जो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के हिलेरियम लागू नहीं होगा और दार्जिलिंग में भी लागू नहीं होगा। फिर वही नगरीय निकाय की कहानी है, नगर पंचायत पालिका नगर निगम की, देख लीजिएगा। 9 थे, शेड्यूल 12-18 सब्जेक्ट है इसमें। और फिर वही क्या आर्टिकल है, P से Z जी 9A 12-18 देखते रहिएगा। इसको, इस पेज को रहने दीजिएगा, इसमें थोड़ा एक पॉइंट का एरर है, ये इसको देखिएगा, ये इसको अच्छे से बना दिया हूँ आपके लिए, याद करने में ईजी होगा। चलिए है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? JDA राज्य चुनाव आयोग सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आगे क्या पढ़ेंगे आप? आगे मद्रास में पहली बार नगर निगम आया, ये पढ़ेंगे। फिर बॉम्बे, कोलकाता, लॉर्ड मेयर, लॉर्ड रिपन, वही कहानी बार बार रिपीट होगी मित्रों। फिर जबलपुर 1864 में नगर निगम, दतिया में 1907 नगर पालिका। फिर वही महाकौशल इंदौर ग्वालियर वाला, CP बरार मध्य भारत सिहोरा विधायक की कहानी है। इंपॉर्टेंट क्या है? 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है, बस आगे बढ़िए। और ये 25 जनवरी 1994। फिर पैसा एक्ट देखेंगे आप, इसमें 6 पॉइंट, 5th शेड्यूल, 10 राज्य, पार्ट 9 लघु वनोपज, ग्राम सभा से अनुमोदन और आरक्षण की बात हुई। ग्राम न्यायालय की बात देखेंगे, 2008 में आया, 2009 में लागू हुआ, बैरसिया भोपाल पूछ लेगा। फिर STT-FD शेड्यूल ट्राइब, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, अरे बता दिया क्या, कमेंट कीजिएगा फिर भी मैंने क्या बोला है। वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू 1 जनवरी 2008 को
क्या बात करता है कि 13 दिसंबर 2005 के रहने वाले पहले जो रहते थे उनकी आजीविका, निवास, बौद्धिक संपदा, जैव विविधता, लघु वनोपज, कृषि और पशुपालन का संरक्षण होगा। सहकारी समिति क्या होती है, कई लोग मिलकर एक काम शुरू करते हैं, जैसे अमूल सांची इफ़को। तो ये देख लीजिएगा डेट वगैरह। एनडीसी इसको पहले ही बोला था लागू करने का, फिर संवैधानिक कब हुआ, 2011 में हुआ। चलिए 9th बी इसका दे आर्टिकल, राज्य चुनाव आयोग। तो ये सब कर लीजिएगा। और हाँ, कैसा लगा लेक्चर बताइएगा। इसी तरह रिवीजन क्लास ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या चाहते हैं आप, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है कृषि है, गेहूँ, चावल, पशुपालन, क्या इसका रिवीजन चाहते हैं, कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।